हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। जितना है सुनने में जितना इजी लगेगा बट इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना ही मुश्किल होगा। तो आज की क्लास में पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके क्वेश्चंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपको पता ही चल गया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट चैप्टर का कंसेप्ट समझने वाले हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब हम चैप्टर से स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? तो मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट इज ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, आयरन का ऑक्साइड है बेसिकली। उससे एक सब्सटेंस कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं, सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। सब्सटेंस मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स, आपने सबने अपने बचपन में मैग्नेट से खेला होगा, तो दैट अट्रैक्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट और अदर एलिमेंट्स, इन सबको जो है वो अट्रैक्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेट। अब मैग्नेट में ऐसा क्या है कि वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया? तो सबसे पहली बात, अ फ्रीली अलाइन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां रहेगा मैग्नेट का, मैग्नेट की क्या ऐसी नेचुरल प्रॉपर्टी है जो उसमें हम इतनी सारी चीजों की बात करते हैं, इतना एक चैप्टर बना दिया हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। तो अ फ्रीली अलाइन मैग्नेट, अगर मैं एक मैग्नेट को फ्रीली अलाइन कर दूं, मतलब फ्री छोड़ दूं, थ्रेड से ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे बांध के फ्री छोड़ दिया, तो इट अलाइन इन सेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अ फ्रीली अलाइन मैग्नेट suspend in north साउथ डायरेक्शन। मतलब अगर मैंने एक मैग्नेट को लिया और उसको फ्रीली अलाइन कर दिया, ऐसे फ्री छोड़ दिया, तो वो अपने आप को हमेशा एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जो हमारी अर्थ का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। तो एक ये बार मैग्नेट बनाया मैंने, ऐसे ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट को मैं बोलती हूँ बार मैग्नेट, ठीक है। और ये बार मैग्नेट अपने आप को जब फ्रीली अलाइन कर लेता है, तो जब जो पार्ट अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। और जो पार्ट साउथ की तरफ, ऑब्वियसली एक साइड, अगर ये एक मैग्नेट है रेक्टेंगुलर पीस की तरह, ये साइड अगर नॉर्थ में जा रही है, तो ऑब्वियसली ये साइड साउथ में जाएगी। तो हम इसे बोलते हैं कि एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। क्या बोला हमने कि मैग्नेट हैज टू पोल्स। तो ये बात आपको क्लियर, ये सब बताएंगे कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, लेकिन मैग्नेट में वो दो पोल जो हैं वो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उनको ये नाम क्यों दिया? क्योंकि एक फ्रीली अलाइन मैग्नेट है, जो है जब अलाइन करता है एक फ्रीली अलाइन मैग्नेट, तो उसको वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड करता है अपने आप को। तो जो नॉर्थ साइड में जाता है वो नॉर्थ पोल, जो साउथ में जाता है वो साउथ पोल। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हैज टू पोल, magnet has two poles, one is north pole and another is south pole। अभी अगर मैं एक पोल, एक मैग्नेट ले लूं, मैंने ये एक मैग्नेट लिया, ठीक है, और इसको, ये नॉर्थ पोल था ये साउथ पोल था, इसको यहां से ऐसे कट कर दिया, तो जो टू पीसेस बनेंगे उसमें ये नॉर्थ रहेगा ये साउथ, और ये साउथ हो जाएगा ये नॉर्थ। तो मतलब मैग्नेट को कितने भी आप टुकड़ों में तोड़ लो, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी अलग नहीं हो सकते। एक पोल एक जो मैग्नेट रहेगा उसमें हमेशा दो कॉर्नर होंगे, एक कॉर्नर नॉर्थ दूसरा कॉर्नर साउथ हमेशा रहेगा। वी कैन नॉट सेपरेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये जो मैग्नेट था ये बार मैग्नेट था। अब ये जो मैग्नेट मैंने ऐसे बनाया, दिस इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, इसमें एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा, इसे हम क्या कहेंगे? हॉर्स शू magnet। shape of this magnet is horseshoe shape, that's why it is called horseshoe magnet। ये जो मैग्नेट मैंने बनाया ये क्या है? बार मैग्नेट है आपका, ठीक है। अब ये जो ऑपोजिट पोल्स हैं इनका क्या काम रहता है? तो देखिए हम फिर बोलते हैं कि लाइक पोल्स, अगर नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल लाऊं, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। और अब फिर मैं बोलूं कि अनलाइक पोल, मतलब एक नॉर्थ पोल मैग्नेट का और उसके सामने मैं दूसरा मैग्नेट लाई साउथ पोल से की तरफ से, तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये अट्रैक्ट और रिपेल तो मुझे समझ आया,
बट ये कौन सी प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या है, तो उसमें क्या लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये जो रिपल्शन और अट्रैक्शन है ये क्या है, ये कौन सी फिजिक्स की कौन सा मैग्नेट फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो है फोर्स। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। अगर मैं एक मैग्नेट ये मैंने रखा है, ये इसका साउथ, ये नॉर्थ पोल, और यहाँ से मैं दूसरा मैग्नेट लेके आ रही हूँ, ये अगर नॉर्थ पोल है तो दोनों में रिपल्शन होगी, दूर जाएंगे। और अगर मैं ये जो मैग्नेट लेके आ रही हूँ ये साउथ पोल है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और ये इसके साथ यहाँ आके चिपक जाएगा। So this is like poles repel each other, unlike poles attract each other। हम मैग्नेट को कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कट भी कर देंगे तो एक पोल जो मैग्नेट का रहेगा वो नॉर्थ होगा और दूसरा साउथ हो जाएगा। दो शेप्स की मैग्नेट की बात की, एक बार मैग्नेट, दूसरा हॉर्सशू मैग्नेट। चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक कंपास की। क्या है ये मैग्नेटिक कंपास, कुछ भी नहीं है। मैग्नेटिक कंपास इज ओनली कम मैग्नेट, ये एक मैग्नेट ही है। A magnet used to identify मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या फोर्स को मैग्नेट जो फोर्स लगा रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। और ये किस शेप में होती है, इन शेप ऑफ निडल। कैसी दिखती है, एक निडल की शेप की दिखती है, इन शेप ऑफ निडल। देखिए ये ऐसे मैग्नेटिक निडल्स कंपास बनी है। ये क्या है, एक ऐसे निडल है, इसमें ये एक निडल है, एक डिवाइस है मैग्नेट, और उसके अंदर एक निडल लगी है, और ये नॉर्थ पोल को बता रही है, ये साउथ पोल, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। ये डिफ्लेक्शन शो करेगी, इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी। मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहाँ पे है, वो डिफ्लेक्शन के थ्रू। ये डिफ्लेक्शन मतलब अभी ये सेंटर में है, नॉर्थ साउथ में अलाइन है, इधर गई, ठीक है, मतलब रिपेल हो रहा है, या अट्रैक्शन मतलब फोर्स लग रही है, इधर गई तो ऑपोजिट बता रहा है। अगर ऐसे है और इधर रिपल्शन है तो इधर अट्रैक्शन होगी। ये इस चीज को बता। मैग्नेटिक कंपास इज ओनली अ मैग्नेट व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक फील्ड इन एनी प्लेस। उस किसी भी जगह पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पे है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, और ये निडल की शेप में होता है। तो अगर आपसे कोई मैग्नेटिक निडल और मैग्नेटिक कंपास की बात कर रहा है तो बोथ आर सेम। Magnetic compass is in the shape of magnetic needle which is used to find out the direction. Generally आपके एंड्रॉइड फोन्स अब यूज करते हैं, नहीं तो पहले मैग्नेटिक एक फिजिकल मैग्नेटिक कंपास आती थी। आपके अब फोन में ऐप है मैग्नेटिक कंपास जिसको आप यूज करते हो। आप अपने घर के किसी कॉर्नर में ले जाके कि वो कॉर्नर नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, उसको आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं। आपने सबने ये ऐप यूज किया हो। तो ये ऐप का पर्पस क्या है, उसमें मैग्नेट है, ठीक है, वो मैग्नेट है। आप उसको हम अलाइन करेंगे तो वो फ्रीली अलाइन होकर नॉर्थ साउथ में जाएगा। अगर मैं अपने इस रूम के इस कॉर्नर में खड़ी होकर देख रही हूँ, या सपोज ऐसे ऐसे टर्न करके देख रही हूँ, और मैग्नेटिक कंपास ये बता रही है ऐसे अलाइन होगी, मतलब ये नॉर्थ, तो ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हम इस तरह से डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं आज भी। और पहले फिजिकल मैग्नेटिक कंपास जो है वो जो ट्रैवलर्स होते थे वो यूज करते थे, कहीं जंगल में जा रहे हैं, रास्ता मैप के थ्रू ढूंढना है, कोई जीपीएस नहीं है उस टाइम पे, तो दीज मैग्नेटिक कंपास आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई कि नाउ दे जंगल के बीचों बीच खड़े हैं, उनको नॉर्थ में वो पता है कि एज पर देयर फिजिकल मैप कि उनको अब नॉर्थ में जाना है। अब नॉर्थ कौन सा, इधर से कैसे पता चलेगा, तो दे यूज मैग्नेटिक कंपास फॉर ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते थे। चलिए, तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक कंपास। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से क्वेश्चन भी बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये एक मैग्नेट है, ये दूसरे मैग्नेट पे, ये एक मैग्नेट है, ये दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। फोर्स अगर सेम पोल होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, अनलाइक पोल्स होंगे तो डिफरेंट पोल्स होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। लेकिन ये जो दूसरा मैग्नेट है, इस पे ये फोर्स जब ये यहाँ पड़ा है तो नहीं लगा पा रहा, लेकिन ये मैग्नेट यहाँ आ जाता है तो ये इसको अट्रैक्ट भी कर लेता है, या रिपेल करना है तो रिपेल भी कर देता है। यहाँ से नहीं कर पाया, यहाँ से क्यों कर पाया, क्योंकि इसका जो एरिया था, इसकी जो गुंडागर्दी चल रही थी, वो एक पर्टिकुलर एरिया तक, जैसे तुम भी अपनी गली के गुंडे होगे, है ना, अपने घर में अपने मोहल्ले के गुंडे हो, लेकिन अपने मोहल्ले से बाहर जाते ही तुम बहुत शरीफ हो, वहां किसी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं दे सकते हो तुम, वरना पिट के आ जाओगे। तो वही वाली कहानी यहाँ हो रही है। यहाँ पे ये जो मैग्नेट है एक पर्टिकुलर एरिया तक अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकता है किसी दूसरे मैग्नेट को, किसी आयरन पीसीस को
अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर रहा है तो रिपेल मतलब उस पर फोर्स लगा सकता है, तो जितने एरिया में वो लगा सकता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उससे बाहर के एरिया में ये नहीं लगा सकता है। जैसे तुम अपने मोहल्ले से बाहर जाके बहुत शरीफ हो लेकिन अपने मोहल्ले में तो बहुत बड़े गुंडे हो, तो वही वाली कहानी यहाँ अप्लाई करते हुए पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक वो दूसरे मैग्नेट पे या किसी आयरन पीसीस पे फोर्स लगा सकता है, दैट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग, कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो हमें पता है कि हम मैग्नेटिक कंपास से, अगर मैं मैग्नेटिक कंपास लाई, मैग्नेटिक कंपास ने डिफ्लेक्शन शो किया मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड है, और नहीं किया तो वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम मैग्नेटिक कंपास का यूज कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ आई विल शो, और हम कैसे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। तो एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी की। आपको ये एनसीईआरटी में एक ये बार मैग्नेट दिया है, आपने क्या करना है, ये एक बार मैग्नेट लेना है, इसको एक कार्डबोर्ड पे, एक कार्डबोर्ड लीजिए, व्हाइट पेपर लीजिए, उस पे रखिए, व्हाइट पेपर पे रखेंगे। एक आपने बार मैग्नेट लिया और ये ऐसे कार्डबोर्ड पे या व्हाइट पेपर पे रख दिया, और उसके साथ बहुत छोटे 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 आयरन पीसेस, आयरन नेल्स ले लिए, ठीक है, आयरन पीसेस ले लिए, उसको वहां फैला दिया चारों तरफ। जब आप वहां आयरन पीसेस को फैलाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स में अलाइन हो जाएंगे, दैट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जर्नली बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इनविजिबल इन नेचर, दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस जो हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए ड्रॉ करते हैं। बट मैं कह रही हूं आपको देखनी है, आप देखो ना, आपको दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी, तो आपको वही एक्टिविटी करनी है, एक व्हाइट पेपर पे बार मैग्नेट को रखना है और छोटे छोटे आयरन पीसेस को रख छोड़ देना है, रैंडम रख देना है, दे अरेंज देमसेल्फ इन द क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। वो क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ओके, वो क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स क्या होंगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। चलिए अब बात करते हैं इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ अराउंड द मैग्नेट along which north pole of a magnetic compass needle tends to मूव। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर, जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पे कुछ लाइंस हम हाइपोथेटिकल ड्रॉ करते हैं, दैट आर कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व बाय स्प्रिंकलिंग आयरन फीलिंग्स अराउंड द मैग्नेट। उनको देखने के लिए आप मैग्नेट के चारों तरफ आयरन फीलिंग, छोटे 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 आयरन के टुकड़े डाल दीजिए, तो वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे जिस डायरेक्शन में, वो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ जाएंगी, आउटसाइड द मैग्नेट। ओके, देखिए अब यहां पे समझिए, बुक में आपकी क्या लिखा है कि एक मैग्नेट लीजिए, तो उस मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MgL, magnetic field lines are closed continuous कर्व्स। क्लोज्ड है तो अभी तो क्लोज्ड बनानी पड़ेंगी, और उसमें भी आउटसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर इनकी डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। और इनसाइड में इनक्लोज तो तभी बनेंगी जब बाहर और अंदर दोनों तरफ होंगी। इनसाइड मैग्नेट इनकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। देखिए, तो दीज आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। Magnetic field lines are closed continuous curves that arise from the north pole of the magnet and move towards the south pole of the magnet outside the magnet, and inside the magnet ये कैसे रहेंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ रहेंगी। क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स। आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे क्लोज क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कंसंट्रेटेड, ठीक है, और फिर यहाँ ऐसे दूर दूर हो रही हैं, बिकॉज द सरफेस एरिया, मैग्नेट का जो पोल है वहीं से इमर्ज होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम द पोल्स, दैट्स व्हाई इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मूव टुवर्ड्स द साउथ पोल। तो उस एरिया में नंबर ऑफ, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ एरिया कम हो गया, तो इसमें बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी तो वो ज्यादा ही लगेंगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की, सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करती हूं, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज continuous curves emerging from north pole towards, नॉर्थ से निकल के कहां जाएंगी, towards साउथ पोल, towards साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट से बाहर की तरफ वो नॉर्थ से साउथ जाएंगी। तो इट इज कॉमन सेंस कि इनसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ टू साउथ जाने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अब ये क्या कहानी है मैम, तो देखिए आपके पास ये दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहां मैंने ये बनाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये दे आर वेरी क्लोज, और ये इधर बनाई, तो कौन सी स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ये स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू हियर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एज कंपेयर टू द दिस वन, क्योंकि यहाँ पे वो दूर दूर है, जितना डिस्टेंस होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम है, इसीलिए हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर मोर कंसंट्रेटेड एट पोल्स, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है पोल्स पे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अदर रीजन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट की जब मैं बात करती हूं तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट हमें कहता है कि मैग्नेट टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर समझते हो, तो आपने फिजिक्स शुरू की थी तभी ये समझा था, फिजिक्स में दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड है एंड फिक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं, डायरेक्शन तो होगी बट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है, तो मतलब डायरेक्शन के बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन को भी जब हमें एक फैक्टर लेके चलना पड़ेगा तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। एंड वो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट करती हूँ, वेक्टर साइन लगाती हूँ उसके ऊपर हमेशा, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है सॉरी, टेस्ला, यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिव्स field line gives direction of magnetic field, gives direction of magnetic field। मतलब अगर आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यू विल फाइंड कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अब रिप्रेजेंट होगी, मतलब जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उसके टेंजेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसी से हमें एक और पॉइंट निकल के आता है, एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज नो टू magnetic field lines intersect each other। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, दे आर ऑलवेज लाइक पैरेलल लाइंस। ओके, दे कैन नेवर बी लाइक दिस, ये कंडीशन नहीं होती है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, कारण क्योंकि अगर एक ही इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं यहां इस पॉइंट पे इधर से, तो एट वन पॉइंट देयर विल बी अ टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इम्पॉसिबल, बिकॉज
at point of intersection there will be two directions of मैग्नेटिक फील्ड। एक ही पॉइंट पे जहां वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज इम्पॉसिबल। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती हैं, इसीलिए हमने इसे क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चलिए ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। अब चैप्टर तो मेरा ये था, चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेट का करंट से क्या रिलेशन है? तो हमारे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे ऑसवर्ड। उन ऑसवर्ड ने क्या किया, ऑसवर्ड एक्सपेरिमेंट यहां मैं पढ़ाऊंगी, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट आपको यहां पढ़ाऊंगी। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर है, इसको बैटरी से अटैच किया। ऑब्वियसली जब इसको बैटरी से अटैच किया तो पर्पस क्या था बैटरी से अटैच करना, इसमें करंट आया, तो मैंने ये देखिए करंट बना दिया, करंट बनाया। और करंट बनाने के बाद इन्होंने जब उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ वही छोटे 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 आयरन पीसेस को दिया, तो वो भी एक सर्कुलर लूप में ऐसे गोल गोल कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो गए। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी। उन्होंने मैग्नेटिक कंपास लाए, अब उन्होंने मैग्नेटिक कंपास लाए, मैग्नेटिक कंपास जैसे ही इसके पास लाए तो उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास जो है वो ऐसे पहले जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन थी ऐसे हिल गई। क्यों हिली? क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होना मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऑसवर्ड ने देखा कि जैसे ही उन्होंने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, क्या लिया, करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और वो कितनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, करंट को कम कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी। फिर उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को पास और दूर ले जाना शुरू किया। मैग्नेटिक कंपास को यहां रखा, मैग्नेटिक फील्ड थी बट कम, पास लेके गए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, फिर दूर लेके आए मैग्नेटिक फील्ड कम हो गए। तो यहां से क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक कंपास। जितनी मैग्नेटिक कंपास दूर लेके जा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम हो रही थी, जितना मैग्नेटिक फील्ड को पास लेके आ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा बढ़ रही थी। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक कंपास, जहां से उसको हम मेजर कर रहे हैं। तो यहां से हमें पता चला कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब हम देखेंगे कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है तो कितनी होती है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कंडक्टर जो है हम यहाँ पे स्पेसिफिक करते जाएंगे। अब कंडक्टर को क्या करते जाएंगे, स्पेसिफिक करते जाएंगे। सबसे पहले ये कंडक्टर जो है हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है। सबसे पहले जो मैंने कंडक्टर लिया वो क्या है, स्ट्रेट वायर लिया, स्ट्रेट वायर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड, सीधी वायर थी एक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक कंपास थी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी जो वो कैसी थी, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बन रही थी। कैसे बन रही थी, कंसेंट्रिक सर्कल। आप देख सकते हो कि ये एक सर्कल, ये उसके अंदर दूसरा सर्कल, कॉन्टिन क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने यहाँ पे हमने पढ़ा क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व्स होती है, तो वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बन रही थी। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, अगर अब मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट हैपेंस व्हेन, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने क्या कहना है, just imagine, you cannot hold current carrying conductor in your hand, but imagine you are holding this current carrying, this is a straight current carrying conductor, इसको आपने अपने हाथ में होल्ड किया है इस तरह से। if thumb, this is thumb, gives the direction of current, then the curled finger gives the direction of magnetic field। मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो curled fingers give the direction of magnetic field, ये भी चेंज हो गई, ठीक है। जो अभी बोला शेप क्या बनेगी, सर्कल, तो वो सर्कल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होंगे, वो चेंज हो गया। अभी मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर को लिया, अपने राइट हैंड में पकड़ा है और
थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देख रहे हो कर्ल फिंगर ऐसे घूम रही हैं एंटी क्लॉकवाइज। मैंने ऐसे कर दिया तो कर्ल फिंगर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी करंट की डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। इट स्टेट्स दैट राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन अ राइट हैंड such that thumb points towards the direction of current, then curled fingers wrapped around the fingers that wrap around the current conductor shows the direction of magnetic field। देखिए मैंने ये कंडक्टर लिया, ये स्ट्रेट कंडक्टर लिया, इसमें ये करंट भी पास किया, इसके पीछे की तरफ ये मैंने मैग्नेटिक कंपास रख दिया, तो यू विल सी मैग्नेटिक कंपास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो क्या होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी, और उस कंसेंट्रिक सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, इस तरह से डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। और अब मैंने वही कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बन रही हैं, क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर concentric circles and they are moving in a clockwise direction। चलिए ये हो गया। अब समझिए एक और चीज देखिए, मेरे पास ये कंडक्टर है, हर तरह से करके देख लेंगे। ये कंडक्टर है, इसमें ये करंट जा रहा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो इस तरह से है, ये आपका कंडक्टर है, आपने ऐसे पकड़ा, ये कैसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ कैसे आ रही है, आउटवर्ड। कैसे आ रही है, आउटवर्ड। इसी कंडक्टर में मैंने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, कहाँ जा रहा है, हाथ अंदर की तरफ जा रहा है, मेरा कर्ल फिंगर अंदर, इधर था तो कर्ल फिंगर बाहर की तरफ, आउटवर्ड। यहाँ कर्ल फिंगर कैसे जा रही है, अंदर की तरफ, तो इस पॉइंट पे इनवर्ड, इनवर्ड, ओके। और इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड, समझे। इधर देखिए इस पॉइंट पे ऐसे अगर हम करें तो यहाँ पे ये आप चेक करिए, इस पॉइंट पे बात करते हैं, करंट ऐसे जा रहा है, देखिए करंट ऐसे जा रहा है, इधर की तरफ पर बात करूंगी तो इनवर्ड, वेट, इधर की तरफ मैं बात करूंगी तो इधर से देखिए ऐसे करंट जा रहा है, तो इधर अंदर और इधर ऐसे, अंदर के इधर अंदर और इधर आउटवर्ड, ओके। तो जिस पॉइंट पे पूछा है उस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी। चलिए आगे बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग थ्रू अ सर्कुलर लूप। वही एक वायर थी, उसको मैंने ऐसे गोल घुमा दिया तो वो एक सर्कुलर लूप बन गया। अब ऐसे ये एक सर्कुलर लूप बन गया, इस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी तो ऐसे सर्कुलर कर्व ऐसे बनेंगे, इस पॉइंट पे निकालूं तो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल ही बनेंगे, इस पॉइंट पे निकालूं तो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स ही बनेंगे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो थी हमने यहाँ डिटरमाइन की कि करंट कैरिंग कंडक्टर में जब मैंने मैग्नेटिक करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जैसे जैसे करंट बढ़ाते गए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती गई, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगेन टू द डिस्टेंस ऑफ द कंपास। जैसे ही मैं कंपास को दूर लेके गई मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, जैसे ही कंपास को पास लेके आई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड में कितनी टर्न्स, सर्कुलर लूप में कितनी टर्न्स है, मोर द नंबर ऑफ टर्न्स मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको ऐसे इस पॉइंट पे सर्कुलर, देखिए इस पॉइंट पे सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, लेकिन जैसे ही वो सेंटर ऑफ लूप पे पहुंचेंगे दे अपीयर्स टू बी स्ट्रेट लाइन। फिर से सुनिए, मैंने बोला दे अपीयर्स टू बी स्ट्रेट लाइन। ये एक आपके पास सर्कुलर लूप था, ये आपके पास एक सर्कुलर लूप था, इसमें यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, बैटरी लगा है, क्लोज सर्किट है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, और करंट की डायरेक्शन के हिसाब से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया सर्कुलर लूप्स। ये ऐसे करंट जा रहा है तो ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनती गई, बनती गई, बनती गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती गई। लेकिन जैसे ही हम सेंटर ऑफ लूप पे पहुंचे ना, तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आएंगी,
दे आर नॉट एक्चुअली स्ट्रेट लाइन, दे अपीयर्स टू बी स्ट्रेट लाइन। ये क्या मतलब है अब कि दे अपीयर्स टू बी स्ट्रेट लाइन? तो दे अपीयर्स टू बी स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़े सर्कल का इतना हिस्सा आपको नजर आएगा तो वो स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगा ना। एक बहुत बड़ा सर्कल हो, ठीक है, एक बहुत बड़ी लेक है ऐसे गोल, लेकिन इतनी बड़ी है कि एक पॉइंट पे आप सारी नहीं, ड्रोन से नहीं देख रहे हो, आप सामने से देख रहे हो तो एक छोटा सा हिस्सा नजर आएगा, तो वैसे सीधा ही नजर आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ सर्कुलर लूप्स अपीयर्स टू बी स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर। दे अपीयर्स टू बी स्ट्रेट लाइन, वर्ड्स सुनो, लगती है कि वो स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन है नहीं, एक्चुअली में वो है क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व ही। फिर वो स्ट्रेट लाइन क्यों नजर आती है? क्योंकि दे आर अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल, एक बड़े सर्कल का एक छोटा सा आर्क आपको एक पॉइंट पे आके स्ट्रेट लाइन ही अपीयर होगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व्स, जिनको कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं? करंट पे, डिस्टेंस पे एंड नंबर ऑफ टर्न्स पे। डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए अगेन आप कौन सा रूल लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको मिल जाएगी, बट वो सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पे स्ट्रेट लाइन अपीयर होती हैं, उसका कारण है दे आर आर्क ऑफ अ वन बिग सर्कल, जो आपको अपीयर हो रही है स्ट्रेट लाइन बट दे आर एक्चुअली द सर्कुलर। तो यहां खत्म हुआ हमारा अगला टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। हमने मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर लूप पढ़ा। अब आ जाते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। अरे भाई अब ये पहले सोलेनोइड तो समझो क्या है। व्हाट इज सोलेनोइड? सोलेनोइड इज नथिंग, अ सोलेनोइड इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर। देखिए आपने क्या किया, एक ये सॉफ्ट आयरन कोर लिया, सॉफ्ट आयरन कोर लिया बेस, और इसके ऊपर ऐसे एक वायर को लेके, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लेके इस तरह से लपेट दिया, ये बन गया सोलेनोइड। और अब इसमें आपने करंट भी दे दिया, ठीक है। अब इसमें जब आपने करंट दिया तो करंट देने पे इसमें मैग्नेट, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो होगी करंट कैरिंग कंडक्टर में, कितनी होगी? तो सोलेनोइड इज अ इंसुलेट सर्कुलर कॉइल वायर, एक वायर को हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे बहुत सारा टर्न और टर्न्स बना दिए उसमें, 6 सिलेंडर बेस पे लेके, ठीक है, और बीच में से वो बेस निकाल लिया, वो सोलेनोइड हो गया, ठीक है। एक बेस लिया, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसे ऐसे वायर को ऐसे ऐसे टर्न कर दिया, बेस बीच में से निकाल लिया, तो वो जो आपको रैप ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स वाला जो रैप वायर मिलेगी, दैट इज सोलेनोइड। और उसमें बैटरी लगा के करंट दे दिया, उसमें बैटरी लगा के करंट दे दिया, तो एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, दूसरा साउथ पोल हो जाएगा, और इसमें अब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। और इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड में देखो पहले तो समझो, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, सेम, and again it is inverse directly proportional to the number of turns in a solenoid. More the number of turns, more is a stronger magnet. So this solenoid will behave as a stronger magnet, जितनी ज्यादा टर्न होंगी, जितना ज्यादा करंट होगा, और मैग्नेटिक कंपास जितनी दूर रखोगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी वहां दूर कम होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी कम होती जाएगी। और इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द सोलेनोइड, ये मैग्नेट कौन सा है? सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है? ये देखिए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझिए। मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या है और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, ये दो वर्ड्स को समझिए। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल एट ऑल पॉइंट्स, ये सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है। अनइक्वल, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड कम, नॉन यूनिफॉर्म,
ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन सभी जगह इक्वल है तो यूनिफॉर्म। सोलेनॉइड के अंदर इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। कब? करंट को आपने कांस्टेंट रखा है, करंट कम ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैं ये बात कर ही रही हूँ, फैक्टर है वो तो। बट अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर सोलेनॉइड को एक में करंट पास कर रहे हो, पर्टिकुलर करंट पास कर रहे हो, तो उसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको हमेशा यूनिफॉर्म मिलेगी। द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑलवेज। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये एक सोलेनॉइड है, ये एक सोलेनॉइड है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, सोलेनॉइड था, इसमें मैंने करंट दे दिया। इसमें जैसे ही करंट दिया तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनने लगी। अब मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्योंकि करंट है तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर ही ना, बस शेप ही चेंज किया, वायर को ऐसे ऐसे टर्न किया है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, ये तो ऑब्वियस था। बट अब कौन सा पोल नॉर्थ पोल और कौन सा पोल साउथ पोल, हम मैग्नेट को लेके आए, मैग्नेट को लेके आए फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। फैराडे वाज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने ये किया। उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट को सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड के पास लाए। जब साउथ पोल ला रहे हैं और वो अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल होगा। इधर मैं साउथ पोल लाई तो वो रिपेल कर रहा था, फिर मैं नॉर्थ पोल ले आई, नॉर्थ पोल लाई तो वो अट्रैक्ट कर रहा था, तो पता चल गया कि ये साउथ पोल होगा। तो देखिए, जहां से करंट जा रहा है, आप कैसे याद रखेंगे अपने पेपर के लिए, आप वहां मैग्नेट लेके तो फैराडे लॉ लगाने नहीं बैठेंगे, तो आप कैसे अभी के लिए अपने बोर्ड्स के लिए याद कैसे रखेंगे, तो आप ऐसे याद रखेंगे, जहां से करंट जा रहा है वो साउथ पोल, बैटरी लगाई, जहां से करंट जा रहा है वो साउथ पोल, और जहां से करंट आ रहा है वो नॉर्थ पोल, और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ आप सोलेनॉइड में बना देंगे। आउटसाइड द सोलेनॉइड इट इज, outside the solenoid it is north to south, and inside the solenoid it is south to north, same as bar magnet, because ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। समझे? क्लियर हुआ कि सोलेनॉइड एक, मैं हमने कॉपर वायर को रैप कर दिया था एक रेक्टेंगुलर पीस के ऊपर, तो वो सोलेनॉइड बन गया, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड मैनी नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हो गए, तो मैनी फील्ड उतनी ही ज्यादा बार मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। और अब ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो गया। इसी को करंट कैरिंग कंडक्टर सोलेनॉइड को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से भी जानती हूं और टेम्परेरी मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। क्या मतलब? जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, क्रेन्स हैं, इन सब में ये मैग्नेट, जो वो क्रेन्स बहुत हैवी मटेरियल को, डंपर्स को और कैंस को, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को उठाने में हेल्प करता है, तो वो कैसे करता है, उसमें मैग्नेट लगा होता है। अब मैग्नेट कैसे कर, तो सोलेनॉइड लगा है, प्योर मैग्नेट नहीं लगा है, वो तो फिर रास्ते में कोई भी चीज आएगी, मान लो क्रेन आ रही है, उसमें मैग्नेट लगा है, ठीक है, चलते चलते रास्ते में कोई साइडों में, रोड साइड में ग्रिल्स लगे हैं, उनको भी अट्रैक्ट कर लेगा? नहीं, उसमें टेम्परेरी मैग्नेट लगा है, हम जब चाहेंगे उसे मैग्नेट बनाएंगे, जब नहीं चाहेंगे तो मैग्नेट नहीं बनाएंगे। तो ये क्या है, सोलेनॉइड लगा है, उस क्रेन के फ्रंट पे सोलेनॉइड लगा है। जैसे ही उसको किसी मेटल की चीज को अट्रैक्ट करना है तो हम उसमें स्विच ऑन कर देंगे, स्विच ऑन करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स तो उसमें है, करंट आएगा, करंट आएगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो टेम्परेरी मैग्नेट, सोलेनॉइड एक्ट एज एन टेम्परेरी मैग्नेट, और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम स्विच ऑन करेंगे, करंट देंगे, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जब इसमें मैं करंट नहीं दूंगी तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज बिहेव्स एज अ मैग्नेट, ये हमने पढ़ा, करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसी बात को समझते हुए हमने एक सोलेनॉइड बनाया और उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, स्पीकर्स में, क्रेन्स में, लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? A strong magnetic field inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. Such a magnet is called electromagnet. एक सोलेनोइड ही लेना आपने, ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन को रैप कर दिया, अब वो क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, उसमें करंट दिया तो वो क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए, आपने एक नेल के ऊपर ऐसे आयरन को, कॉपर वायर को रैप किया है, तो ये आपका बैटरी से अटैच किया, में करंट आया, करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड आई तो नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आई, तो वो क्या बन गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है कि आपने एक कंडक्टर लिया, आपने एक कंडक्टर लिया, ये एक कंडक्टर है लॉन्ग रोड, उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच मैग्नेट में रख दिया। ये मैग्नेट है, होर्शू मैग्नेट,
नॉर्थ साउथ, इसको मैग्नेट के बीच में रख दिया और जो कंडक्टर है वो करंट कैरिंग है, बैटरी से भी अटैच किया। अब आपने करंट भी दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी, ठीक है। तो क्या होगा, तो अब वो जो मैग्नेट है, ये जो ऐसे कंडक्टर है, इसको जब मैंने दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा और करंट भी दे दिया, मतलब मैंने अब करंट भी दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी, तो ये इट स्टार्ट रोटेटिंग, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो मतलब फोर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या कह रहे हैं हम, करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगी तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, उस पे फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स कितनी होगी, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो फोर्स कितनी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी। वो फोर्स कितनी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी। जितना ज्यादा बैटरी में से आप करंट दे रहे हो, ये जो सोर्स ऑफ करंट है जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा में फोर्स आएगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एल हियर इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना लंबा कंडक्टर होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर इज मोर, the force is more. It is also directly proportional to the magnetic field, जो आपने ये मैग्नेट लगाया है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आप यूज करोगे, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी। मोर ओवर, इसके अलावा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर, दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर, ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर किसके रिस्पेक्ट में, विद मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में पड़ा है उसके बारे में। तो चलिए पहले मैं इन सभी को कंबाइन कर देती हूँ, तो बन गया हमारा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं के, तो आई एल बी साइन थीटा, के की वैल्यू हमें पता चला एक्सपेरिमेंटली 1 आ रही है, तो आई एल बी साइन थीटा, मतलब force is directly proportional to the current, force is directly proportional to the length of the conductor and it is also indirectly proportional to the magnetic field. अब ये साइन थीटा क्या है, तो देखिए पहला केस, केस 1 में लेती हूं, क्या केस 1 क्या है मेरे पास, कि कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया, ये मेरा कंडक्टर, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर कंडक्टर और मैग्नेट पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, तो यहां से साइन 0 मेरे पास क्या है, साइन 0 डिग्री इज 0, तो फोर्स कितनी हो जाएगी 0। मतलब फोर्स कब लग गया, जब हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा, तो क्या कोई फोर्स होगी, नहीं भाई कोई फोर्स नहीं होगी, उस टाइम पे फोर्स नहीं आएगी। तो हमेशा करंट कैरिंग कंडक्टर हम क्या हमेशा फोर्स प्रोड्यूस करेगा, नहीं, हमेशा फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने पैरेलल रख दिया तो 0 फोर्स आ रही है। फिर मैंने किया परपेंडिकुलर रख दिया, कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, ये मेरा कंडक्टर, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा कंडक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बना दिया मैंने, मतलब थीटा की वैल्यू मेरी यहाँ क्या हो गई 90 डिग्री। तो आपको पता है, मुझे पता है साइन 90 क्या होता है 1, तो फोर्स क्या हो गई
मैक्सिमम ILB, क्योंकि साइन 91 और यही मैक्सिमम वैल्यू होती है, फोर्स हो गई मैक्सिमम। तो आपको अब यहां समझ आया, करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तभी जाके उसमें फोर्स आएगी, पैरेलल आने पे फोर्स नहीं आएगी। क्लियर हुआ सबको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर फोर्स आ गई है तो फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाइंड आउट यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ आई अपोलोजाइज, सॉरी, मुझे लेफ्ट हैंड से दिखाना चाहिए था, बट राइट हैंड से दिखाऊंगी, बट इट इज लेफ्ट हैंड रूल। इट इज लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड से नहीं करना है, आप सब अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे। मैं सॉरी, आई विल डू विद माई राइट हैंड। तो आपको करना क्या है बच्चे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, नॉट पैरेलल, रखना है परपेंडिकुलर। जब मैंने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा तो उसमें फोर्स आया, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा तो उसमें फोर्स आया। नाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आई विल स्ट्रेच माय लेफ्ट हैंड, कंसीडर दिस इज माय लेफ्ट हैंड, you will use your left hand because I have only one hand at this time, so I will use my right hand, but you will use your left hand. Stretch your left hand in such a way that the thumb, the central finger, the forefinger and the central finger are mutually perpendicular to each other. Thumb, forefinger and the central finger are mutually perpendicular to each other. If this, the central finger gives the direction of current, the forefinger gives the direction of magnetic field, then thumb will gives you the direction of force. Okay, याद करने के लिए ट्रिक क्या है, कैसे याद करेंगे कि कौन क्या देता है? आपने हमेशा सेंट्रल फिगर से शुरू करना है, मदर फादर चाइल्ड, मदर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चाइल्ड मदर फादर, ऐसे याद करेंगे, चाइल्ड मदर फादर, यू विल लर्न लाइक चाइल्ड मदर फादर, चाइल्ड मदर फादर, सबसे छोटा फिर मदर फिर फादर, ठीक है। तो इफ this forefinger gives the direction of current, this central finger gives the direction of current, this forefinger gives the direction of magnetic field, then thumb will give you the direction of force. तो पढ़िए, Fleming's left hand rule, stretch your left hand in such a way that the forefinger, middle finger and the left hand of the left hand are perpendicular to each other. The thumb, forefinger and middle finger of your left hand are mutually perpendicular to each other. The forefinger points the direction of magnetic field, middle finger points the direction of current. Then the thumb will give the direction of force on a conductor. Stretch your left hand, ठीक है। आपको ऐसे स्ट्रेच करना है और यहां से शुरू करना है हमेशा, सेंट्रल फिंगर मिडल फिंगर से, चाइल्ड मदर एंड फादर, चाइल्ड मदर एंड फादर, चाइल्ड मदर एंड फादर, फोर विल फोर्स, थंब विल ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पूछा जाता है, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, बाय विच रूल यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बच्चे लिखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और उल्टा पुल्टा करने के चक्कर में क्या करते हैं, लिखते हैं थंब फोर्स देता है, मिडल फिंगर करंट देती है और ये मैग्नेटिक फील्ड देता है। अरे भाई पहले ही फोर्स दिखा बता दी तो फिर रूल की क्या जरूरत थी, थंब लास्ट में आएगा। क्या कह रहा है सुनो, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि ये तीनों फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर परपेंडिकुलर होती हैं, तो सेंट्रल फिंगर से हम शुरू करेंगे। सेंट्रल फिंगर हमें करंट देती है, फोर फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर देती है, तो थंब हमें फोर्स देगा, देता नहीं है, देगा, डिफरेंस है, इसीलिए थंब को लास्ट में लिखना है। ये जो है कॉमन मिस्टेक है, ये मैंने आपको यहाँ बता दी। तो हमें पता चला यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। चलिए अब बात करते हैं करंट की, टाइप्स ऑफ करंट। दो तरह के करंट होते हैं, एक डायरेक्ट करंट और एक होता है ऑल्टरनेट करंट, डीसी एंड एसी करंट। जो आपका फोन है, इस फोन से आपको इसको चार्ज करते हो तो ये डायरेक्ट करंट है। जो आप सेल यूज करते हो, बैटरीज यूज करते हो, दैट इज डायरेक्ट करंट, ओके। और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, फ्रिज में, कूलर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, एसी तो एसी में जो करंट आ रहा है वो कौन सा है, ऑल्टरनेट करंट है, ठीक है। जो डायरेक्ट करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, डायरेक्ट करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, उसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। जबकि ऑल्टरनेट करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। ये टू साइकिल्स बनाई मैंने, देखिए, वन साइकिल ऑफ डायरेक्ट करंट इज दिस, अनदर साइकिल, ऐसे बहुत सारी साइकिल बनेगी। एक का साइकिल में वो दो बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वन टू। एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है ऑल्टरनेट करंट, टू टाइम्स। अ करंट दैट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली,
फ्रीक्वेंट इंटरवल, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, पीरियोडिकली तो ऑल्टरनेट करंट होता है। ठीक है, हमारे इंडिया में जो करंट आता है, ऑल्टरनेट करंट आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। मैंने बोला एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है, तो 50 साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा? 100 टाइम्स। ठीक है, चेंजेस इज डायरेक्शन 1/100 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 100 बार अपनी डायरेक्शन बदलेगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ये आपका डायरेक्ट करंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया। यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट है, वही जा रहा है विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन चेंज करी जा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट, दो अलग अलग तरह के करंट क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाई वी आर नॉट यूजिंग डायरेक्ट करंट एवरीवेयर? बिकॉज डायरेक्ट करंट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में हम यूज नहीं कर सकते हैं, पावर लॉसेज इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम अल्टरनेट करंट यूज करते हैं फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए हम डायरेक्ट करंट, मैंने बोला आपकी फोन की बैटरी जो आप घड़ी में सेल डालते हैं, हमने टीवी के रिमोट में सेल डालते हैं, वो डायरेक्ट करंट दे रहे हैं आपको। ओके, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं हो सकते हैं। ऑल्टरनेट करंट हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज होगा, पावर लॉसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं उसमें, और इंडिया में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मतलब 50 साइकिल्स हैं, तो कितनी बार डायरेक्शन बदलेगा? 100 टाइम। एक बार एक सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन बदलता है? 100 टाइम, 1/100 सेकेंड डायरेक्शन चेंज करता है वो। ठीक है, अब आ जाते हैं डोमेस्टिक सर्किटिंग के बारे में। डोमेस्टिक सर्किट, जो आपके घर में पावर सप्लाई आ रही है, तो देखिए आपके घर में पावर सप्लाई कहाँ से आती है? आपकी सिटी में एक पावर स्टेशन होगा, आपकी सिटी में एक पावर स्टेशन होगा, इस पावर स्टेशन से डायरेक्ट करंट आता है। फिर आपके सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मर होगा, क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर होगा। वो ट्रांसफॉर्मर इस करंट को ऑल्टरनेट करंट में चेंज कर देगा, इस करंट को ऑल्टरनेट करंट में चेंज कर देगा। फिर आपके घर के बाहर या घर के गेट के पास बिल्कुल एंट्री पे एक मीटर बॉक्स लगा होगा, मेंस बोलते हैं इसे, मेंस सप्लाई मीटर बॉक्स। इस मीटर बॉक्स से 3 वायर निकलेंगी, एक ग्रीन वायर, अर्थ वायर, जिसको हमने अर्थ में छोड़ दिया है, इसको अर्थिंग कर दी है, अर्थ वायर। फिर एक रेड वायर, लाइव वायर, और एक न्यूट्रल वायर, एक न्यूट्रल वायर, येलो कलर में मैंने बनाई न्यूट्रल वायर। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। आपके घर में जो हमारी डोमेस्टिक सर्किट, नॉट कमर्शियल सर्किटिंग की मैं बात कर रही हूँ, डोमेस्टिक सर्किटिंग की बात करती हूँ, तो उस डोमेस्टिक सर्किट में हमारा जो पोटेंशियल रहता है वो 220 वोल्ट फिक्स है। इसके बाद यहाँ पे एक फ्यूज लगा है, सेफ्टी डिवाइस फ्यूज लगा है, और फिर इस फ्यूज से जाती हुई मेरी ये लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर हमारे घर के जो अप्लायंसेस हैं, ये एसी था, ये टीवी था, ये फैन था, इन सब में ये वायर, इन सब में ये वायर पैरेलल में जाएंगी, ये पैरेलल में जाएंगी, पैरेलल सर्किटिंग होगी। द सर्किटिंग इज पैरेलल। कैसा सर्किट है? पैरेलल सर्किट बनेगा। ओके, वाई पैरेलल? पैरेलल नहीं होगा तो आपने एक स्विच ऑन किया, पूरे रूम का लाइट फैन एसी सब ऑन हो गया, एक वायर में खराबी आई, एक डिवाइस खराब हुआ, सब कुछ बंद हो गया। पोटेंशियल क्योंकि फिक्स रखना है मुझे 220 वोल्ट। पता है आपके घर में जो पावर सप्लाई आ रही है, आपके घर का जो टीवी बना है, एसी बना है, जो भी डोमेस्टिक सर्किट्स बने हैं, उनका पर्पस ही यही है कि वो 220 वोल्ट पोटेंशियल पे चल सकते हैं। 220 वोल्ट पोटेंशियल पे चल सकते हैं तो सबका पोटेंशियल सेम रखना है, तो पैरेलल में रखना पड़ेगा। पैरेलल में रखेंगे तो सबको इक्वल पोटेंशियल मिलेगा, और जिसको जितना करंट चाहिए वो ले लेगा, करंट डिवाइड होता जाएगा। सीरीज में क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि अगर सीरीज में रखा तो सब में एक साथ इक्वल करंट जाएगा, जो हमें नहीं करना है। सबका पोटेंशियल अलग हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है। प्लस एक अप्लायंस खराब तो सभी कोई भी नहीं ऑन होगा। ओके, और ये फ्यूज क्यों लगाया है यहाँ? फ्यूज में यहाँ पे क्या होता है, एक वायर है, फ्यूज में क्या है, एक वायर है लो मेल्टिंग पॉइंट की। जैसे ही ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जा रही है, अगर इससे करंट ज्यादा जाता है, कुछ फ्लक्चुएशंस होती हैं, करंट ज्यादा जाता है, तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट की वायर है,
मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी तो एक्सेस करंट जा ही नहीं पाएगा, हमारे डिवाइस डैमेज नहीं होंगे। ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल कितना डिफरेंस कितना रहता है आपको याद रखना है, 220 वोल्ट। अर्थिंग भी एक सेफ्टी डिवाइस है कि अगर एक्सेस ऑफ चार्ज, एक्सेस ऑफ करंट आ जाता है, जब बाहर मान लो एनवायरमेंट में कुछ लाइटनिंग हो रही है या किसी भी रीजन की वजह से अगर एक्सेस ऑफ करंट आता है तो वो अर्थ को दे दिया जाए, हमारे डिवाइसेस को खराब ना करे। टू कम गिव एक्सेस ऑफ करंट, देखिए जो सेफ्टी डिवाइसेस है वो कौन कौन से हैं, एक है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंस फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग और ओवरलोडिंग कैसे हो सकती है, आप एक्सटेंशन यूज करते हो, वो एक 3 पिन एक्सटेंशन लगाया एक ही सॉकेट में, उसी में एसी का स्विच, उसी में टीवी का स्विच, वो क्या हो जाएगी ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग होगी, एक्सेस करंट जाएगा तो डिवाइस में गेट डैमेज, इट मे लीड टू शॉर्ट सर्किटिंग। तो उन सबको बचाने के लिए फ्यूज लगा होता है हर डिवाइस में आपके मीटर बॉक्स में, ताकि जैसे ही ज्यादा करंट जाने लगे वो वायर मेल्ट कर जाए। लो मेल्टिंग पॉइंट किया है, करंट ज्यादा जाएगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मेल्ट कर जाएगी, सर्किट ब्रेक कर देगी, ताकि हमारा अप्लायंस डिवाइस जो है खराब ना हो। अ वायर हैज हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इफ एक्सेस करंट फ्लोज थ्रू द वायर द फ्यूज वायर मेल्ट्स and breaks the circuit. Fuse wire is made up of a metal or alloy of lead, tin, aluminum or copper. Low melting point, high resistance. Fuse wire is connected with a series of live wire. हमने इसको live wire के सीरीज में कनेक्ट किया है, जैसे ही ज्यादा करंट जाए सब कुछ कट ऑफ कर दे। सीरीज में क्यों लगाया, सब कट ऑफ, किसी भी चीज में करंट नहीं जाएगा। ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग क्या है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन वोल्टेज, किसी कारण अगर वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है 220 से ज्यादा, तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो है वो कांटेक्ट में आ जाएंगे, जिसकी वजह से, और या हमने एक ही सॉकेट में बहुत सारे डिवाइसेस लगा दिए हैं तो ओवर हीटिंग होगी वायर्स की, ठीक है, डैमेज टू द सर्किट होगा, डैमेज टू द सर्किट में लीड टू शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, जब वायर की जो इंसुलेशन है वो खत्म हो जाए और लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ जाए, आग लग जाएगी पूरी, ठीक है, कांटेक्ट में आ जाएगी, सडनली इंक्रीजेस द सर्किट, करंट इन द सर्किट, ठीक है, इट कॉजेस स्पार्क, फायर, डैमेज टू द सर्किट। गॉट इट। अर्थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। अर्थिंग की बात करते हैं तो अर्थिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये अर्थिंग कर किस लिए कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो अ सेफ्टी डिवाइस। पहला सेफ्टी डिवाइस आपका अर्थिंग है, क्यों, सो दैट जो जितना भी एक्सेस करंट है वो अर्थ में चला जाए, ठीक है, और आपका डिवाइस डैमेज ना हो। फिर फ्यूज के लगाया, जो एक्सेस करंट अगर आ जाता है तो वायर मेल्ट करके सर्किट को ब्रेक कर दे, सो दैट ना ही ओवरलोडिंग हो ना ही शॉर्ट सर्किटिंग हो, क्योंकि ओवरलोडिंग होगी तो लीड्स टू शॉर्ट सर्किटिंग, और शॉर्ट सर्किटिंग में कॉजेस फायर, ठीक है। और सभी डिवाइसेस को हम पैरेलल में लगाएंगे, सबको इक्वल पोटेंशियल मिले, जिसको जितना करंट चाहिए उतना ले। हमारे यहाँ पे पावर रेटिंग होती है डिवाइसेस में, हर डिवाइस जो आपके घर में लगा है वो 2 पावर रेटिंग का होता है, जिसमें पोटेंशियल फिक्स है। जितने भी आपके डिवाइस में, आप जिस रूम में बैठ के भी पढ़ रहे हैं, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, फोन, लैपटॉप, आपके रूम में एसी होगा, ठीक है, और लाइट्स होंगी, फैन, सब में जो फैंस और हैं वो लो पावर रेटिंग के होते हैं, दैट इज 5, उनमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, 5 एम्पियर। जैसे ही 5 एम्पियर से ज्यादा करंट जाने की कोशिश करेगा, फ्यूज उड़ जाएगा, यही बोलते हो ना, तो फ्यूज उड़ जाएगा उसका, क्यों, क्योंकि 5 एम्पियर से जैसे ही करंट जा रहा है, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट वाली वायर मेल्ट, सर्किट ब्रेक। और दूसरा होता है हाई पावर रेटिंग, जिसमें मैक्सिमम जस्ट लाइक योर एसीज, हीटर्स, गीजर्स, 15 एम्पियर का करंट मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो आज के बाद आप भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने घर पे ला रहे हो तो उसको जरूर चेक कीजिएगा, उसके ऊपर पावर रेटिंग्स लिखी होंगी इस तरह से, 5A 220 वोल्ट, मतलब वो डोमेस्टिक सर्किटिंग के लिए है, इसीलिए घर में यूज हो सकता है, 220 वोल्ट पोटेंशियल वाला है, और वो पावर रेटिंग क्या है, 5 एम्पियर, इससे ज्यादा करंट उसमें नहीं जा सकता है। सॉकेट्स भी 2 तरह की होती है, एक पावर सॉकेट होती है, एक सिंपल सॉकेट होती है। सिंपल सॉकेट में 5 एम्पियर वाले डिवाइसेस लगते हैं, जो आपके एसीज हैं वो पावर सॉकेट में लगता है ना, पावर प्लग जिसे आप बोलते हैं, तो वो पावर प्लग में मतलब हाई रेटिंग डिवाइस वाले हैं, 15 एम्पियर मैक्सिमम करंट जा सकता है। तो अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने बात की मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द करंट कैरिंग कंडक्टर इन स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड।
करंट कैरिंग कंडक्टर जो था वो स्ट्रेट कंडक्टर था, फिर सर्कुलर लूप थी, फिर हमने सोलेनोइड के बारे में पढ़ा, फिर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा, फिर एसी और डीसी का डिफरेंस पढ़ा, फिर हमने डोमेस्टिक सर्किट में तीन बातें पढ़ी, वन इज फ्यूज, अनदर इज अर्थिंग, why parallel decircuiting in the house, and another is overloading and short circuiting. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छे से चैप्टर को पढ़ने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर हम लाएंगे इसके एक 5 पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस once you will complete this chapter and comment me in the comment section, then we will do discuss the question. Thank you everyone, thank you so much, bye bye, take care.